हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन क्लासेज में। हम लोग पिछले वीडियो में कला के तत्व के अंतर्गत वर्ण अर्थात रंग देखे थे, रेखा देखे थे, आकृति देखे थे और कला के तत्व के अंतर्गत ही एक और बहुत महत्वपूर्ण जो है तत्व है तान। तान से कई बार प्रश्न भी आया है या इसी को इंग्लिश में टोन भी बोलते हैं। तो तान किसी भी रंग का तान प्राप्त करने के लिए उसमें वर्ण शून्य रंगों को मिलाया जाता है। हम लोग पीछे देखे थे वर्ण शून्य रंगों के अंतर्गत काला और सफ़ेद रंग आता है और वर्ण शून्य रंगों को मिलाने से ही किसी रंग का तान प्राप्त होता है। दोस्तों, तान प्राप्त करने के लिए अगर हमें चित्र में गहरा तान प्राप्त करना है तो हम काले रंग को मिलाते हैं और चित्र में हल्का तान प्राप्त करना है तो हम सफ़ेद रंग को मिलाते हैं। दोस्तों, यहाँ अगर हम लोग तान की बात करें तो इस तान को प्राप्त करने के लिए वर्ण शून्य रंगों को मिलाते हैं और वर्ण शून्य रंग दो हैं, काला और सफ़ेद। दोस्तों, यहाँ चित्र में आप लोग बताए कि हल्का गहरा तान प्राप्त करने के लिए काला रंग लाते हैं और हल्का तान प्राप्त करने के लिए सफ़ेद रंग मिलाते हैं। और अगर हम लोग तान के प्रकार देखें तो तान तीन प्रकार के होते हैं। एक तो हल्का तान, मध्यम तान और गहरा तान। थोड़ा देख लेते हैं तान के प्रकार। और तान के मुख्यतः तीन प्रकार हैं। एक है हल्का तान या इसी को प्रकाशित तान भी बोलते हैं। और दूसरा है मध्यम तान। और तीसरा है गहरा तान। दोस्तों, जब चित्र में दोपहर का दृश्य दिखाना होता है तब इसमें प्रकाशित तान का प्रयोग किया जाता है और जब चित्र में सुबह और शाम का दृश्य दिखाना होता है तब हम मध्यम तान का प्रयोग करते हैं। और जब रात का दृश्य दिखाना होता है तब हम गहरे तान का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, यहाँ इन तान से भी मन पर प्रभाव पड़ता है। तो हल्के तान से मन पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है, गहरे तान से मन पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है। तो थोड़ा सा तान से
मन पर प्रभाव और इसमें हम लोग दो तान की चर्चा करेंगे। एक तो गहरा तान और दूसरा प्रकाशित तान। और जो गहरा तान होता है उससे दुख, निराशा, रहस्य ये सब भाव प्रकट होते हैं। इससे दुख, निराशा, रहस्य आदि के वातावरण पैदा होते हैं, जबकि हल्का या प्रकाशित तान से प्रसन्नता और उल्लास के भाव व्यक्त होते हैं। इससे आपके प्रसन्नता और उल्लास के भाव व्यक्त होते हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर के तान हम लोग देखें, और तान क्या है, तान के कितने प्रकार हैं, तान से मन पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है, ये सारी चीज़ें हम लोग तान के अंतर्गत देखें। और तान के को लेकर के कभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है। तो आइए देखते हैं एक और कला के तत्व, जिसे पोत, वयन या इसी को इंग्लिश में टेक्सचर भी कहा गया है। दोस्तों, अगर हम लोग पोत या वयन की बात करें तो किसी धरातल की बनावट उसकी पोत या वयन कहलाती है, और प्रकृति में के द्वारा विभिन्न प्रकार के पोतों का निर्माण किया जाता है, और इसी के आधार पर मानव इसकी पहचान भी करता है। अगर हम लोग देखें तो जो प्रत्येक वस्तु के अंतर या उसके पहचानने के माध्यम पोत या वयन होते हैं, और इसका अनुभव दो प्रकार से होता है पोत या वयन के बारे में। एक तो होता है हम आँखों से देख करके उसका अनुभव करते हैं, आँखों से देख करके इस पोत का अनुभव करते हैं, उसको चाक्षुषजन्य पोत बोलते हैं। और दूसरा है छू करके अनुभव करना, इसे अनकृत पोत बोलते हैं। और देखते हैं पोत या वयन हम लोग देखे हैं कि ये दो प्रकार है। एक आँखों से देखकर, और दूसरा है छू कर। इन पोतों का जो है हम लोग आभास करते हैं। और अगर हम लोग देखें तो ये जो पोत हैं, पोत में
कुछ सृजित पोत हैं, इसके अलावा कुछ प्रकृति प्राप्त पोत हैं। तो ये पोतों पर जो है, या इसी को बयन कहा है, और इसमें जिस भूभाग पर हम चित्रकारी करते हैं उसको अंतराल बोलते हैं। तो चित्रकारी हम प्रकृति पोत पर भी कर सकते हैं, सृजित पोत पर भी कर सकते हैं, अनुकृत पोत पर भी कर सकते हैं। तो इन पोत और अंतराल ये एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं। यानी पोत का वह हिस्सा जहाँ पर हम लोग चित्रकारी करते हैं उसको अंतराल बोलते हैं। तो हम लोग अंतराल अभी देखेंगे भी है। पोत के बाद में हम लोग अंतराल देखेंगे। चलिए, अंतराल जो है हम लोग चित्र संयोजन के सिद्धांत में भी देख लेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोग कला के तत्व के अंतर्गत वर्ण अर्थात रंग देखे, रेखा देखे, आकृति देखे, पोतवयन देखे, इत्यादि महत्वपूर्ण तत्वों को देखे जहाँ से आपके प्रश्न आते हैं। और इसके पश्चात हमारा आएगा चित्र संयोजन के सिद्धांत। चित्र संयोजन के सिद्धांत भी महत्वपूर्ण हैं, यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। तो आइए इस वीडियो में चित्र संयोजन के सिद्धांत भी देखते हैं। दोस्तों, हम लोग अब चित्र संयोजन के सिद्धांत देखेंगे, अर्थात किसी भी चित्र को सही तरीके से संयोजित करने के लिए अगर हम इन सिद्धांतों का पालन करते हैं तो हमारे चित्र उत्कृष्ट कोटि के बनेंगे। और कैसे हम लोग इस सिद्धांत का पालन करते हैं चित्रों में, सामंजस्य क्या है, संतुलन क्या है, प्रमाण, लय, परिप्रेक्ष्य क्या है, थोड़ा सा इसे देखेंगे। हालांकि परिप्रेक्ष्य वगैरह हम लोग आगे देखते भी रहेंगे, जब भारतीय चित्रकला वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ बार बार इसकी चर्चा होगी। लेकिन यहाँ देखते हैं दोस्तों, सामंजस्य। सामंजस्य के बारे में कहा गया दोस्तों, कला के तत्वों में ऐसी संगत जो चित्र संयोजन में एकता उत्पन्न करती है वह सामंजस्य कहलाती है। दोस्तों, जहाँ तक सामंजस्य की बात है तो सामंजस्य सर्वप्रथम विचारों से उत्पन्न होता है। यानी अपने विचारों में सामंजस्य को लाते हैं। और कलाकार जब किसी चित्र को चित्रित करता है तो कलागत तत्वों का चयन कि हम चित्र में क्या क्या डालेंगे उसका अंतराल विभाजन करता है कि किस किस भाग में क्या क्या चीज़ें हम चित्रित करेंगे। ये सारी चीज़ों का क्या करता है, एक सामंजस्य बैठाता है जो है। और साथ ही साथ जैसे अगर वह किसी चित्र को चित्रित करता है तो साथ ही साथ उसके पूरक रूप को भी जो है वह चित्रों में दिखाता है। जैसे जब हम किसी चित्र में मान लीजिए किसी वृद्ध व्यक्ति का चित्र चित्रित करते हैं तो सामंजस्य स्थापित करने के लिए हम उस व्यक्ति के चेहरे पर झुर्रियाँ दिखा देते हैं, झुकी हुई कमर दिखा देते हैं जो है, और साथ ही साथ सहयोग के रूप में एक लाठी उसके हाथ में दिखा देते हैं। तो ये एक हम सामंजस्य उत्पन्न करके जो है चित्रों में इस चित्र संयोजन के सिद्धांत के एक अंग का प्रयोग करते हैं। और सामंजस्य के पश्चात एक महत्वपूर्ण तत्व है संतुलन। दोस्तों, जब हम किसी चित्र को चित्रित करते हैं तो प्रयास करते हैं कि वह चित्र संतुलित हो। जैसे मान लीजिए हम कोई चित्र है और उसमें हम कोई चित्र बनाते हैं
मान लीजिए हम कोई चित्र बनाते हैं और ये भाग खाली छुटा हुआ है, तो इसको संतुलित करने के लिए हम यहाँ भी कुछ चीज़ें बना देते हैं कि जिससे यह चित्र जो है असंतुलित ना लगे, संतुलित लगे। तो ये इसलिए बना देते हैं एक ही चित्र जो है असंतुलित ना लगे, चित्र संतुलित लगे और इसका कोई भाग खाली ना हो। तो ये संतुलन का भी होना परम आवश्यक है। अगर चित्र संतुलित है तो वह देखने में अच्छा लगेगा। और संतुलन के बाद दोस्तों एक सिद्धांत है प्रमाण। प्रमाण अर्थात आकृतियों की सही माप। अगर हम आकृतियों को सही तरीके से, सही अनुपात में बनाएंगे तो वह देखने में अच्छा लगेगा। और हम लोग प्रमाण या आकृतियों के जो मापने का पैमाना होता है वह ताल होता है। हर चीज़ नापने का एक अपना पैमाना होता है। लंबाई नापने का पैमाना अलग है, जो है वजन का पैमाना अलग है, वजन नापने का, या जो है और भी तमाम माप के लिए पैमाना बने हुए हैं। तो उसी तरह से चित्र में चित्रों की लंबाई नापने का भी पैमाना बना हुआ है और वो है ताल। और एक ताल बराबर होता है एक सर के बराबर, यहाँ से यहाँ तक के, या तो 12 अंगुल उसी को कहते हैं, 12 अंगुल या एक सर के बराबर लंबाई को एक ताल बोलते हैं। और भारतीय विद्वानों ने माना है कि मानव शरीर की जो लंबाई होती है वो 7.5 ताल की होती है। लेकिन पाश्चात्य विद्वान माइकल एंजेलो ने मानव शरीर की लंबाई 8 ताल में बताई है। तो दोस्तों प्रमाण के बाद में हम लोग ये देते हैं संतुलन। संतुलन भी महत्वपूर्ण है, यहाँ देख लेते हैं दोस्तों। संतुलन, सारी संतुलन तो हम लोग देख लिए हैं। प्रमाण, प्रमाण के बाद में हम लोग देखेंगे लय या गति। कहते हैं लय या गति से चित्र जीवंत हो जाते हैं, चित्रों में प्राण आ जाता है। वो इसलिए क्योंकि जब हम चित्र को गतिहीन बनाएंगे, उसमें स्थिरता रहेगी, तो वह देखने में अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जब हम उसे एक लयपूर्ण स्थिति में बताएंगे या मूवमेंट करते हुए चीज़ों को चित्रित करेंगे तो वो ज़्यादा सुंदर लगेंगे। उदाहरण स्वरूप आप लोग देखेंगे, पहले जो है फोटोग्राफर वगैरह फ़ोटो खींचते थे तो एकदम से चित्र के केंद्र में खड़ा करके और हाथ नीचे एकदम से किए हुए और सामने देखता था व्यक्ति। तो इस चित्र में लय नहीं था। लेकिन अब जो है तमाम चित्रकार जो है, फोटोग्राफर, चित्रों को स्टाइल से खींचते हैं। जैसे मान लीजिए, तो ये चित्र देखने में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसलिए अच्छा लगेगा कि यह थोड़ा सा केंद्र से हट करके है, और केंद्र से हट करके है और इसमें लय है, तो वैसे भी अच्छा लगेगा। केंद्र से हट करके है तो आँखों पर दृष्टिगत भार नहीं पड़ेगा। चित्र के केंद्र में है तो दृष्टिगत भार पड़ता है, तो इसलिए भी केंद्र वाला अच्छा नहीं लगता है, उसमें लय भी नहीं है। और यहाँ स्टाइल में अगर खिंचाएंगे या उसी को लयपूर्ण कह सकते हैं या गतिपूर्ण, तो वह चित्र ज़्यादा आकर्षक लगेगा, ज़्यादा सुंदर लगेगा। इसलिए चित्र में लय या गति का भी प्रयोग अति आवश्यक है। और एक और तत्व है परिप्रेक्ष्य, या इसी को दूरदृष्टि लगता कहते हैं। जब हम चित्र में कुछ चित्र के अंश चित्र के पृष्ठभाग में पीछे बनाते हैं और कुछ चित्र
अग्रभूमि में बनाते हैं, तो जब हम चित्र पृष्ठभूमि में बनाते हैं तो वह चित्र थोड़ा सा अस्पष्ट, गहरा तान हो, रेखाएं अस्पष्ट हो, चित्र खटे फटे दिखें, तो वो दूर के चित्र हो जाते हैं, दिखते हैं। और जो चित्र जो है चित्रतल में नज़दीक का दिखाना होता है तो उसे स्पष्ट बनाते हैं, उसके तान प्रकाशित होते हैं, आकार में बड़ा होता है, वो आकार में छोटा होता था। तो यही परिप्रेक्ष्य है, यानी दूरदृष्टि लघुता, यानी नज़दीक की चीज़ें बड़ी स्पष्ट प्रकाशित तान में हो, दूर की चीज़ें गहरी तान में हो, अस्पष्ट हों, छोटी हों। तो ये परिप्रेक्ष्य है। और जब परिप्रेक्ष्य का भी प्रयोग चित्रों में करते हैं तो चित्र ज़्यादा जीवंत प्रतीत होते हैं। तो दोस्तों, हम लोग चित्र संयोजन के सिद्धांत देख लिए हैं, और चित्र संयोजन के सिद्धांत के बाद में हम लोग कला पद्धति देखेंगे, चित्रकारी की पद्धति। दोस्तों, ये भी महत्वपूर्ण है, कला पद्धति भी। दोस्तों, हम लोगों ने कला पद्धति पर चर्चा की है, और देखते हैं कि जो चित्रकारी की पद्धति है इसमें दो तरह की पद्धतियों से चित्रकारी होती है। एक तो होता है शुष्क पद्धति, यानी इसमें हम जिन रंगों का या कलात्मक प्रयोग करते हैं वो शुष्क होता है। और इस शुष्क पद्धति में एक आता है चूर्णित माध्यम और एक आता है पेस्टल माध्यम। दोस्तों, चूर्णित माध्यम में होता है कि जब हम चूर्ण के माध्यम से, चाहे वो लकड़ी के बुरादे हों, पत्थर के चूर्ण हो, या कुछ अनाज के जो है जैसे आटे वगैरह हैं, या क्या कहते हैं उसको, सूजी वगैरह होते हैं, तो इसके माध्यम से ज़मीन पर जो है हम चित्रकारी करते हैं। और इसी को जो है रंगोली बोलते हैं महाराष्ट्र में, इसी को पश्चिम बंगाल में अल्पना बोलते हैं, राजस्थान में मांडवा बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में इसी को चौका पूरन बोलते हैं। ये कुछ लोक कलाएँ हैं जो बनाई जाती हैं। तो ये चूर्णित माध्यम से हम लोग देखे हैं हर प्रदेश में अलग अलग नाम से चित्रकारी की जाती है, और ये चित्रकारी ज़मीन पर होती है। और दूसरा है पेस्टल माध्यम। ये पेस्टल माध्यम में होता है कि रंग को पेस्ट कर दिया जाता है। हम लोग देखे होंगे कि छोटे बच्चों के लिए जो आते हैं इस समय कलर पेंसिल आती हैं, उसमें विभिन्न रंगों के पिगमेंट भरे होते हैं जो है, और साथ ही साथ जो है उसमें मोम होता है, और जब हम पेस्ट करते हैं तो वो उसके साथ चिपक जाता है। लेकिन पेस्टल पद्धति से चित्रकारी करने के लिए सतह का खुरदुरा होना अति आवश्यक है। अगर खुरदुरा नहीं होगा तो रंग पेस्ट करेंगे तो वो पेस्ट होकर के सही से लग नहीं पाएगा। तो इसलिए पेस्टल रंग के लिए जो है सतह खुरदुरी होनी चाहिए, और खुरदुरी सतह पर जो है हम लोग रंगीन चौकोर गोल बत्तियाँ या बत्ती के रूप में आता है, और उसकी सहायता से पेस्ट करके रंग भरते हैं। छोटे बच्चे देखिए पेस्टल विधि से ही रंग भरते हैं, कलर से लेकर के, कलर बॉक्स से लेकर के। दोस्तों, यहाँ पेस्टल विधि हम लोग देखे, चूर्णित विधि देखे जो शुष्क तकनीक थी, और इसके बाद में हम लोग थोड़ा सा आर्द्र माध्यम देख लेते हैं, गीली तकनीक। दोस्तों, गीली तकनीक में चित्रकारी की एक भित्ति चित्रकारी की बड़ी महत्वपूर्ण परंपरा थी, टेम्पेरा पद्धति। हम लोग टेम्पेरा पद्धति जब अजंता की गुफा पढ़ेंगे तो वहाँ विस्तार से देखेंगे कि भित्ति चित्रण की भी एक टेक्निक है। तो कैसे किया जाता है
ये हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी यहाँ ये जान लेते हैं कि ये आर्द्र पद्धति है, यानी इससे जो है नम भित्तियों पर चित्र के लुगदी बना करके लगा दिए जाते हैं। और ये फ्रेस्को सेक्को दोस्तों, ये भी सामान्य रूप से जब विशिष्ट रूप से जाएंगे तो ये जो चित्रकारी होती है, ये सेक्को फ्रेस्को जो है, ये सूखी भित्ति पर चित्रकारी होती है। एक बार पूछा गया है। और यह गीली भित्ति पर चित्रकारी होती है। दोस्तों, ये चित्रकारी की कुछ पद्धतियाँ थीं और पद्धतियों के पश्चात हम लोग पद्धतियाँ आगे देखेंगे। पद्धतियों के बाद दोस्तों एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है और हम लोग कला पढ़ रहे हैं तो पीछे हम लोग रंग देखे थे। वर्ण अर्थात रंग, यानी प्रकाश के रंग की खोज किसके द्वारा की गई थी, कब की गई थी। तो यहाँ हम लोग प्रकाश के रंग को ना देख करके यहाँ हम लोग वाटर कलर देखते हैं, जल रंग देखते हैं दोस्तों। लोग रंग देखे थे, रंग को न्यूटन ने 1670 ईस्वी में खोजा था, प्रकाश के रंग को। लेकिन यहाँ जो जल रंग है, जल रंग के खोजकर्ता या जन्मदाता पाल सेंडवाई हैं और 18वीं सदी में इन्होंने इसे खोजा और वह स्थान इंग्लैंड था। इंग्लैंड के जो है कलाविद थे, कला विद्वान थे। इन्होंने 18वीं सदी में जल रंग को खोजा। और दोस्तों, जल रंग से चित्रकारी के लिए हल्का खुरदुरा सतह होना चाहिए। हल्के खुरदुरे सतह से जो है चित्रकारी की जाती है, क्योंकि खुरदुरी सतह होने से जो है रंग और चित्र का जो तर होता है वो पकड़ लेता है। और जल रंग के लिए जो ब्रश होता है वो सेबल ब्रश इसके लिए उपयुक्त होता है। थोड़ा सा हम लोग जल रंग देख लेते हैं। जल रंग के जन्मदाता या किसी को खोजकर्ता भी कहा जाते हैं। पाल सेंडवाई हैं और इसका समय है 18वीं सदी। स्थान है इंग्लैंड। और दोस्तों, इसके लिए उपयुक्त धरातल वो हल्का खुरदुरा होना चाहिए। और उपयुक्त तूलिका या ब्रश यह है सेबल। दोस्तों, अभी हम लोग जल रंग की कुछ श्रेणियाँ देखेंगे। श्रेणियों में
आपके कुछ पारदर्शक रंग होते हैं, कुछ अपारदर्शक रंग होते हैं। पारदर्शक रंग में हम जो चित्र पर एक रंग लगाते हैं और उस रंग के ऊपर दूसरा रंग लगाते हैं, तब भी नीचे की परत दिखाई देती रहती है, इसको पारदर्शक रंग बोलते हैं। और जब चित्र में एक रंग लगाते हैं, उसके ऊपर दूसरा रंग लगाते हैं, तो नीचे की परत दिखाई नहीं देती है, वह अपारदर्शक रंग कहलाते हैं। तो कौन से पारदर्शक रंग की श्रेणी में आते हैं, कौन से अपारदर्शक रंग की श्रेणी में आते हैं, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन अभी तक हम लोग यहाँ देखें, यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है, जल रंग के खोजकर्ता कौन है, जन्मदाता कौन है। महत्वपूर्ण है, जल रंग को 18वीं सदी में खोजा गया, इंग्लैंड में खोजा गया। और जल रंग से चित्रकारी के लिए जो उपयुक्त धातल है वो हल्का खुरदरा होना चाहिए, और इसके लिए सेबल ब्रश का प्रयोग करना चाहिए। हम लोग अभी देखेंगे जब तूलिका पढ़ेंगे, सेबल है, ब्रिसल है, फिलोरेट है, तमाम तूलिकाएँ हैं। तो यहाँ जल रंग के लिए सेबल तूलिका या ब्रश का प्रयोग करना चाहिए हल्की खुरदरी सतह पर। तो यहाँ जल रंग की कुछ श्रेणियों को देख लेते हैं। ये जल रंग की श्रेणियाँ महत्वपूर्ण हैं, यहाँ से प्रश्न आते हैं। यही पूछ लेता है कि जल रंग की कौन कौन सी श्रेणियाँ हैं, कौन कौन सी पारदर्शक श्रेणी है, कौन अपारदर्शक है। तो जल रंग की श्रेणी देख लेते हैं। तो जल रंग की श्रेणियों में दो श्रेणियां हैं, एक तो है पारदर्शक और दूसरा है अपारदर्शक। तो यहाँ अगर हम लोग पारदर्शक देखें, पारदर्शक रंग देखें, दोस्तों पारदर्शक रंग में वास है, ग्लेजिंग है, ग्लेजिंग के अलावा यहाँ स्पंजिंग है, बैरागेटेड वाश है, आला प्राइमा है। दोस्तों ये जल रंग की पारदर्शक श्रेणी है। इसमें हम लोग देखेंगे कि वाश क्या है, ग्लेजिंग क्या है, स्पंजिंग क्या है, बैरागेटेड वाश क्या है, आला प्राइमा क्या है। दोस्तों इसी में थोड़ा सा अपारदर्शक रंग भी देख लेते हैं, इसके बाद में एक एक करके उसको विस्तार से देखेंगे। अपारदर्शक रंग के अंतर्गत स्टिपलिंग, स्काम्बलिंग, स्टपलिंग, स्काम्बलिंग, ड्राई वाश, और गवाश।
तो यहाँ दोस्तों अगर हम लोग वाष्प पद्धति को देखें तो ये जल रंग चित्रण की एक पारदर्शक तकनीक है और इस तकनीक में चित्र लगाने पर जब चित्र में हम रंग लगाते हैं तो हमें जब मनोवांछित रंग नहीं मिलते हैं तो इसको हम रंग जल में इसको धुल देते हैं रंग को, और उसके बाद में सुखा करके उस पर पुनः रंग लगाते हैं। अगर फिर जो है जो रंग हमें चाहिए वो रंग नहीं मिलते हैं तो इसको फिर धुलते हैं। तो दोस्तों धुलने का कोई क्रम नहीं होता है 5 बार 6 बार 10 बार में भी। जब चित्रकार को लगता है कि हाँ चित्र पर मनोवांछित रंग मिल गए हैं, जो रंग होने चाहिए, तो वो धुलना बंद कर देता है। तो ये बंगाल की चित्रकारी की मुख्य पद्धति थी, वाष्प पद्धति, और जो जापान से आई थी, और यह बंगाल शैली की चित्रकारी की मुख्य तकनीक थी वाष्प पद्धति। और बंगाल शैली के लगभग हर कलाकार वाष्प पद्धति में चित्रकारी किया करते थे, जिसके जनक अवनींद्रनाथ टैगोर थे। जब हम लोग आधुनिक चित्रकला पढ़ेंगे तो वहाँ एक बार पुनः वाष्प पद्धति की चर्चा होगी। और वाष्प पद्धति के पश्चात एक टेक्निक है ग्लेजिंग। दोस्तों ग्लेजिंग में वो होता है कि जब हम चित्र पर रंग लगाते हैं और रंग सूख जाता है, रंग सूखने के बाद में उसकी हम लोग दूसरी परत लगाते हैं और वो नीचे की परत दिखाई देती रहती है हल्की हल्की, और इसको हम ग्लेजिंग बोलते हैं। इसमें भी पारदर्शी होता है, नीचे की परत दिखाई देती है। और इसके बाद में एक तकनीक है स्पंजिंग। हम लोग जब छोटे थे तो जब स्याही से लिखा जाता था तो उसको जब उस पर ज़्यादा स्याही हो जाती थी, गाढ़ा हो जाता था, तो एक स्पंज लगा करके जो है उस अतिरिक्त स्याही को उठा लेते थे, जिससे जब दोनों पन्ने सटते हैं तो वो अक्षर ख़राब ना हो। उसको क्या करते थे, स्पंजिंग करके उठा लेते थे ना। तो इस तरह से चित्रकार को जब चित्र पर कहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा रंग है तो वो स्पंजिंग करके जो है अतिरिक्त रंग को उठा लेता है। तो इसका भी प्रयोग अपारदर्शक तकनीक के अंतर्गत ये भी आता है, स्पंजिंग भी आता है। और एक है वैरागेटेड वाश। दोस्तों इस तकनीक में तरल रंगों को पास पास लगा करके चित्रकारी की जाती है और जिसकी तकनीक जो है पारदर्शक होती है। और इसके बाद में आपका आता है आला प्राइमा। आला प्राइमा के बारे में कहा गया है कि एक ही कोट में संपूर्ण चित्र को पूरा करना ही आला प्राइमा है, और यह भी पारदर्शक तकनीक में आता है। तो दोस्तों हमें अंदर से प्रश्न नहीं पूछा गया है कि वैरागेटेड वाश क्या है, आला प्राइमा क्या है, स्पंजिंग क्या है, लेकिन बता दे रहे हैं। पूछा प्रश्न यहीं से गया है, कौन पारदर्शक तकनीक है जल रंग की, कौन अपारदर्शक तकनीक है। यहाँ से खूब प्रश्न पूछा गया है। और ये आपकी पारदर्शक तकनीक है, यानी जब हम रंग लगाते हैं तो ऊपर से हम कोई रंग लगाते हैं तो नीचे की परत दिखाई नहीं देती है। जैसे स्टेपलिंग में हम लोग देखते हैं कि चित्र में कहीं कुछ बूंद वगैरह दिखाने के लिए जो है कभी कभी ब्रश में रंग लगा करके जो है, कठोर ब्रश में, टूथ ब्रश में रंग लगा करके, और उसको लगा करके छोड़ते हैं खींच करके, तो उसकी बूंदें जो है जा करके चित्र तल पर पड़ती हैं और वो अपारदर्शक होती हैं। और यही जो है, या कभी कभी हम जो है स्प्रे करके जो है रंग लगाते हैं, तो ये अपारदर्शक तकनीक होती है और इसी को स्टेपलिंग बोलते हैं। और एक है स्काम्बलिंग। दोस्तों इसमें ग्लेजिंग की तरह कार्य किया जाता है, जैसे ग्लेजिंग में जो है एक परत लगा करके छोड़ दिया जाता है, लेकिन यहाँ इसका प्रभाव भिन्न होता है, क्योंकि यहाँ जो है ये अपारदर्शी है। स्काम्बलिंग जो है ये अपारदर्शी है, इसमें
अपारदर्शी रंगों की द्वितीयक तृतीयक पर चढ़ाई जाती है। और गाढ़े रंग में दोस्तों यहाँ सफ़ेद रंग मिला दिया जाता है और सफ़ेद रंग मिला करके जो है विविध दिशाओं में घुमाते हुए रंग लगाते हैं। दोस्तों सफ़ेद रंग मिलाने से रंग की पारदर्शिता जो है समाप्त हो जाती है और वह अपारदर्शी होता है, तो इस काम्बलिंग में सफ़ेद रंग मिलाया जाता है। और एक दोस्तों है ड्राई ब्रशिंग। ड्राई ब्रशिंग में हम लोग देखते हैं कि चित्रकार को कुछ ऊपर से चित्रित करना हो बनने के बाद में जो है, तो वो ब्रश में जो है गाढ़े रंग लगा करके हल्का हल्का उस पर हाथ मारता है। वो उस ड्राइंग ब्रशिंग होता है। जैसे हम कोई चित्र चित्रित कर लिए हैं, तो पता चला कि हमें नीचे घास फूस दिखाना है, तो हम ड्राई ब्रशिंग के माध्यम से जो है बाद में चित्र बनाने के बाद में जो है सूखे ब्रश से जो है रंग लगा देते हैं, तो ये भी अपारदर्शी होता है। और ये होता है ग्वाश। दोस्तों ग्वाश जो होता है यह भी जो है अपारदर्शी तकनीक है जल रंग की। और कहते हैं कि इस अपारदर्शी विधि में गोंद का प्रयोग किया जाता है और ग्वाश को बॉडी कलर के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें रंगों में हल्का श्वेत रंग का प्रयोग किया जाता है। और जब श्वेत रंग का प्रयोग होता है तो आप जानते हैं कि चित्रों रंगों की पारदर्शिता समाप्त हो जाती है और वह अपारदर्शी हो जाता है। तो दोस्तों आपको मुख्य रूप से यही रखना है कि कौन से पारदर्शी तकनीक है, कौन सी अपारदर्शी तकनीक है। वो तो आपको समझने के लिए हम थोड़ा सा बता दिए कि स्पंजिंग क्या है, वेराइगेटेड वाश क्या है, क्योंकि इससे ध्यान रहे कि हाँ कौन सी पारदर्शक तकनीक है और कौन सी अपारदर्शक तकनीक है। तो दोस्तों अभी कला के तत्व में और भी बहुत सी चीज़ें हैं। अभी तैल रंग भी है, एक्रिलिक रंग है, लेकिन दोस्तों यहाँ थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर जो चित्रकारी की जाती है, चित्रकारी लाइट टोन टू डार्क टोन, यानी प्रकाशित तान से गहरे तान की ओर, यानी पहले जो है हल्का रंग लगाएंगे, फिर ऊपर गहरा रंग लगाएंगे, जबकि हम लोग तैल रंग में जो है गहरे तान से प्रकाशित तान की ओर करेंगे। उल्टा चित्रकारी की तकनीक होती है, यानी वह पहले गहरा रंग लगा देंगे, उसके बाद में ऊपर हल्का रंग लगाते जाएंगे। और इसमें जो है पहले प्रकाशित हल्का रंग लगाएंगे, फिर गहरा रंग लगाते जाएंगे जो है। तो ये दोनों के चित्रकारी की तकनीक अलग अलग है, उल्टा है। जल रंग में प्रकाशित तान से गहरे तान की ओर और तैल रंग में गहरे तान से प्रकाशित तान की ओर, यानी इसी को इंग्लिश में कहा गया है लाइट टोन टू डार्क टोन एंड डार्क टोन टू लाइट टोन। लाइट टोन टू डार्क टोन यानी गहरे तान से, यानी प्रकाशित तान से गहरे तान की ओर, और डार्क टोन टू लाइट टोन यानी गहरे तान से प्रकाशित तान की ओर। वो तैल रंग है, जल रंग प्रकाशित तान से गहरे तान की ओर। ये चीज़ें स्पष्ट हुई। तो दोस्तों इसके बाद में हम लोग तैल रंग देखेंगे, लेकिन वो अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।